प्रणाम, आदाब। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, दुनिया में कहीं पे एक ऐसा देश है जिसकी जनसंख्या पॉपुलेशन 22 करोड़ है। इनमें से 8.4 करोड़ लोगों की उम्र 70 साल से ज्यादा है, इसलिए काम करने के लिए सिर्फ 13.6 करोड़ लोग ही बचते हैं। 9.5 करोड़ लोगों की उम्र 20 साल से कम है, इसलिए काम करने के लिए सिर्फ 4.1 करोड़ लोग ही बचते हैं। 2.2 करोड़ लोग सरकारी कर्मचारी हैं, इसलिए काम करने के लिए सिर्फ 1.9 करोड़ लोग ही बचते हैं। दोस्तों, 40 लाख लोग फौज में हैं, नेवी, एयरफोर्स, सेना में हैं, इसलिए काम करने के लिए सिर्फ 1.5 करोड़ लोग ही बचते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के ऑफिस में काम करने वालों की संख्या यानी 1.48 करोड़ लोगों को घटा दें तो काम करने के लिए सिर्फ 2 लाख लोग ही बचते हैं। उनमें से 1.88 लाख लोग अस्पताल या पागल खाने में हैं, इसलिए अब काम करने के लिए सिर्फ 12,000 लोग ही बचते हैं। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि इस देश में 11,998 लोग जेल में हैं, इसलिए बोझ उठाने के लिए सिर्फ 2 ही लोग बचते हैं, यानी आप और मैं। और मैं आपको ये बता दूं कि सब कुछ खुद करते करते आप और हम थक जाएंगे। अगर आप सारा बोझ खुद नहीं उठाना चाहते तो औरों को भी क्षमतावान बनाइए, औरों को भी कैपेबल बनाइए, औरों को भी मौका दीजिए आगे बढ़ने का। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, कई बार हम सिस्टम के दांव पेचों या बाहरी दिखावे के जाल में फंसकर ये भूल जाते हैं कि हमें क्या हासिल करना है। अब इस छोटे से कस्बे की ही मिसाल लीजिए। एक छोटे कस्बे के निवासियों ने एक नया पुल बनाया। फिर उन्होंने फैसला किया कि इसकी सिक्योरिटी के लिए, इसकी रक्षा के लिए एक वॉचमैन को अपॉइंट करना चाहिए। उन्होंने ऐसा ही किया। किसी ने इस तरफ ध्यान दिलाया कि वॉचमैन को तनख्वाह भी देनी पड़ेगी, इसलिए उन्होंने एक अकाउंटेंट को भी अपॉइंट कर दिया। उसने ये सुझाव दिया कि एक ट्रेजरर भी रखना चाहिए। वॉचमैन, अकाउंटेंट और ट्रेजरर पे निगरानी रखने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करना भी जरूरी था, इसलिए निवासियों ने यह भी किया। कुछ समय बाद नगर पालिका ने अनुदान राशि में कटौती कर दी और कर्मचारियों की छटनी करनी पड़ी, इसलिए उन्होंने उस वॉचमैन को नौकरी से निकाल दिया। दोस्तों, हम सिस्टम के दांव पेचों में और बाहरी दिखावे के जाल में फंसकर ये भूल जाते हैं कि हमें हासिल क्या करना है। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जब लोग इकट्ठे यानी साथ मिलकर काम करते हैं तो कितना कुछ हो सकता है। जब लोग किसी साझे लक्ष्य के लिए काम करते हैं तो वो अपने विकास की क्षमता को तो बढ़ाते ही हैं, अपनी शक्ति को भी कई गुना बढ़ा लेते हैं। अब इसकी मिसाल सुन लीजिए। एक मेले में बहुत से दर्शक जमा थे। ये लोग घोड़ों द्वारा वजनी घोड़ा गाड़ी खींचने की प्रतियोगिता देखने आए थे। चैंपियन घोड़े ने 4,500 पाउंड वजन वाली गाड़ी खींची। दूसरे नंबर पे आए घोड़े ने 4,400 पाउंड वजन वाली गाड़ी खींची। कुछ लोगों के मन में ये जानने की जिज्ञासा हुई कि ये दोनों घोड़े मिलकर कितना वजन पुल कर सकते हैं, खींच सकते हैं। अलग अलग वो लगभग 9,000 पाउंड वजन खींच सकते थे, लेकिन जब दोनों को साथ साथ टीम की तरह बांध दिया गया तो दोनों ने मिलकर 12,000 पाउंड से ज्यादा वजन खींचा। जब वो अलग अलग थे तो उन्होंने लगभग 9,000 पाउंड वजन खींचा था, लेकिन जब वो एक टीम बन गए तो उन्होंने 3,000 पाउंड ज्यादा वजन खींचा। दोस्तों, जब लोग इकट्ठे यानी साथ मिलकर काम करते हैं तब कितना कुछ हो सकता है। जब लोग अपने किसी कलेक्टिव लक्ष्य के लिए काम करते हैं, साझे लक्ष्य के लिए काम करते हैं, तो वो अपने विकास की क्षमता को तो बढ़ाते ही हैं, अपनी शक्ति को भी कई गुना बढ़ा लेते हैं।
हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा, सुना होगा कि हंस ठंड में दक्षिण दिशा में जाते समय इंग्लिश के अक्षर वी के आकार में उड़ते हैं। आखिरकार साइंस ने यह दिलचस्प कारण ढूंढ लिया है कि हंस इस तरह से क्यों उड़ते हैं। रिसर्च से पता चला है कि जब समूह का कोई भी पक्षी अपने पंख फड़फड़ाता है तो उसके ठीक पीछे उड़ रहे पक्षी के लिए उड़ना आसान हो जाता है। अकेला पक्षी जितनी दूर उड़ सकता है उसकी तुलना में वी आकार में पूरा समूह 71% ज्यादा दूर तक उड़ लेता है। जब भी कोई हंस इस आकार से बाहर आता है तो उसे उड़ने में मुश्किल होने लगती है, क्योंकि अब वो अकेला पड़ गया है। इसलिए जल्द ही वो फिर से आकार में लौट आता है ताकि अपने ठीक सामने उड़ने वाले साथी की ऊपर उठाने वाली शक्ति का लाभ ले सके। जब सबसे आगे उड़ने वाला हंस थक जाता है तो वो वी आकार में पीछे आ जाता है और दूसरा हंस उसकी जगह ले लेता है। पीछे उड़ रहे हंस प्रोत्साहन की ध्वनि निकालकर आगे उड़ने वाले हंसों को तेज उड़ते रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और जब कोई हंस बीमार पड़ जाता है या बंदूक की गोली से घायल होकर गिर जाता है तो उसके दो साथी आकार से बाहर आ जाते हैं और नीचे उतरकर उसकी मदद और हिफाजत करते हैं। वो उस हंस के साथ तब तक रहते हैं जब तक वो या तो दोबारा उड़ने काबिल न हो जाए या फिर मर न जाए। इसके बाद वो अपने दम पे उड़ने लगते हैं या फिर किसी अन्य समूह के साथ वी आकार में तब तक उड़ते हैं जब तक कि वो अपने समूह तक नहीं पहुंच पाते। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, हंस के समूह की तरह जो लोग एक ही दिशा में जाते हैं और जिनमें टीम भावना होती है वो ज्यादा दूर तक और ज्यादा आसानी से यात्रा कर लेते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के सहयोग से यात्रा करते हैं। अगर हम में हंसों जितनी बुद्धि हो तो एक ही दिशा में यात्रा करते समय हम भी एक साथ बने रहेंगे। दोस्तों, हंसों की इस खास वी आकार की उड़ान से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर हम में हंसों जितनी बुद्धि हो तो हम भी एक दूसरे को इतना ही सहयोग देंगे। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, जिन लोगों के पास समर्थन तंत्र होता है उनके पास सफल होने के लिए माहौल और औजार होते हैं। वो एक सहयोगी परिवेश में काम करते हैं, एक कोऑपरेटिव एटमॉस्फेयर में काम करते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत बिजनेस ट्रेनिंग एक्सरसाइज सुनाता हूं। आप उसे गौर से सुनिए। फर्श पे एक काल्पनिक लकीर खींचें और दोनों तरफ एक एक व्यक्ति खड़े कर दें। मकसद यह है कि शक्ति का प्रयोग किए बिना एक व्यक्ति दूसरे को लकीर के इस पार आने के लिए राजी कर ले। दोस्तों, गौर करने लायक बात यह है कि लगभग हमेशा अमेरिकन खिलाड़ी एक दूसरे को कभी राजी नहीं कर पाते। दूसरी ओर जापानी लोग कहते हैं, अगर आप लकीर के इस पार आ जाएंगे तो मैं भी उस पार आ जाऊंगा। वो पाले बदल लेते हैं और इस तरह से वो दोनों ही जीत जाते हैं। जापानी लोग आपसी सहयोग और समर्थन के महत्व को समझते हैं। यही पिछले 60 वर्षों में उनकी सफलता की कुंजी है। ये आपकी और हमारे सफलता की कुंजी भी बन सकती है। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, एक किसान कई सालों तक बुरा समय झेलता रहा। वो अपने बैंक के मैनेजर से मिलने गया। किसान ने मैनेजर से कहा, मेरे पास आपको सुनाने के लिए 2 खबरें हैं। इनमें से एक अच्छी है और एक बुरी। आप कौन सी खबर पहले सुनना चाहेंगे? बैंक मैनेजर ने जवाब दिया, आप मुझे पहले बुरी खबर सुना दें ताकि झंझट मिटे। ठीक है, किसान ने कहा। भीषण सूखे और इकोनॉमी की वजह से मैं इस साल अपना कर्ज चुका नहीं पाऊंगा। न तो प्रिंसिपल अमाउंट, न तो मूलधन, न ही इंटरेस्ट, न ही ब्याज।
तो मैनेजर ने कहा, अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। तो किसान ने कहा, इससे भी बुरी बात यह है कि मैं उस कर्ज का भुगतान भी नहीं कर पाऊंगा जो मैंने मशीन्स खरीदने के लिए लिया था, ना तो मूलधन ना ही ब्याज। तो मैनेजर ने एक लंबी सांस ली और कहा, यह तो और भी बुरा है। लेकिन किसान ने कहा, इससे भी बुरी बात एक और है। आपको याद है मैंने बीज, खाद और बाकी सामानों के लिए भी कर्ज लिया था। मैं उस कर्ज का भुगतान भी नहीं कर पाऊंगा, न तो मूलधन न ही ब्याज, न प्रिंसिपल अमाउंट न ही इंटरेस्ट। तो मैनेजर ने उसकी तरफ गौर से देखा और फिर कहा, यह तो बहुत ही बुरा है। अब मैं इस बारे में आगे कुछ नहीं सुनना चाहता। अब मुझे बताओ कि अच्छी खबर क्या है। किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छी खबर यह है कि मैं आपके साथ आगे भी बिजनेस करना चाहता हूं। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी, और हम बातें कर रहे हैं दिल से। दोस्तों, अगर सफल परिणामों को पुरस्कृत करने के बजाय डिस्करेज किया जाए तो मेहनती से मेहनती व्यक्ति का मनोबल भी आखिर कम हो जाएगा। आपको शायद छोटी लाल मुर्गी वाली बच्चों की कहानी याद होगी, जिसमें मुर्गी ब्रेड बनाने में दूसरों की मदद चाहती थी। एक छोटी लाल मुर्गी थी जिसने खलिहान में तब तक चोंच मारी जब तक कि उसे कुछ गेहूं के दाने नहीं मिलते। उसने अपने पड़ोसियों को बुलाकर कहा, अगर हम इस गेहूं को बो दें तो हमारे पास खाने के लिए ब्रेड होगी। इसे बोने में मेरी मदद कौन करेगा? गाय बोली, मैं नहीं। सुअर बोला, मैं नहीं। हंस बोला, मैं भी नहीं। छोटी लाल मुर्गी बोली, तो फिर मैं अकेले ही ये काम करूंगी। और उसने ऐसा ही किया। गेहूं के पौधे बड़े हो गए और फसल पककर तैयार हो गई। इसके बाद क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, आखिरकार छोटी लाल मुर्गी को अकेले ही वो काम करना पड़ा जिसके लिए उसने औरों से मदद मांगी थी। गेहूं के पौधे बड़े हो गए और फसल पककर तैयार हो गई। छोटी लाल मुर्गी ने फिर पूछा, गेहूं की फसल काटने में मेरी मदद कौन करेगा? बतख बोली, मैं नहीं। सुअर भी बोला, ये मेरा काम नहीं है। गाय बोली, मेरी सीनियरिटी खत्म हो जाएगी। हंस बोला, मेरा बेरोजगारी भत्ता बंद हो जाएगा। छोटी लाल मुर्गी बोली, तो फिर मैं अकेले ही ये काम करूंगी। और उसने ऐसा ही किया। आखिरकार ब्रेड बनाने का समय आ गया। छोटी लाल मुर्गी ने पूछा, ब्रेड बनाने में मेरी मदद कौन करेगा? गाय बोली, ये मेरे लिए ओवर टाइम होगा। बतख बोली, मेरे सामाजिक कल्याण के लाभ खत्म हो जाएंगे। हंस बोला, अगर मैं अकेले ही मदद करूंगा तो ये भेदभाव होगा। छोटी लाल मुर्गी बोली, तो फिर मैं अकेले ही ये काम करूंगी। उसने ब्रेड के 5 पांव पकाकर पड़ोसियों को दिखाए। उसके बाद क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, जब सभी ने छोटी लाल मुर्गी से कह दिया कि वो उसके साथ उसकी ब्रेड बनाने में मदद नहीं करेंगे, तो उसने वो अकेले ही काम कर दिया। उसने ब्रेड के 5 पाव पकाए और पड़ोसियों को दिखा दिया। सब पाव खाना चाहते थे और उन्होंने मुर्गी से अपना हिस्सा मांगा, लेकिन छोटी लाल मुर्गी ने जवाब दिया, नहीं, मैं 5 पाव अकेले ही खा सकती हूं। गाय बोली, अतिरिक्त मुनाफा। बतख चिल्लाई, पूंजीपति मक्खी चूस, कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन। हंस बोला, मैं समान अधिकार की मांग करता हूं। सुअर ने सिर्फ हुंकार भरी। फिर सबने जल्दी से तख्तियों पे रंग से लिखा और नारे लगाते हुए सड़कों पे घूमने लगे। सरकारी एजेंट ने आकर छोटी लाल मुर्गी से कहा, तुम्हें इतना लोभी नहीं होना चाहिए। छोटी लाल मुर्गी ने कहा, लेकिन इस ब्रेड को मैंने अपनी मेहनत से बनाया है। एजेंट बोला, बिल्कुल ठीक। मुक्त व्यापार तंत्र बहुत अद्भुत होता है। फ्री ट्रेड
बहुत अद्भुत होता है। कोई भी खलिहान में जितना चाहे उतना कमा सकता है, लेकिन सरकारी नियमों के अंतर्गत उत्पादन करने वाले लोगों को अपना उत्पादन आलसी लोगों के साथ बांटना होगा। इसके बाद वो सब लोग सुखपूर्वक रहने लगे। लेकिन छोटी लाल मुर्गी के पड़ोसी ये सोचते रहे कि इसके बाद उसने फिर कभी ब्रेड क्यों नहीं बनाया। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, एक राजकुमार ने अपने पिता की मृत्यु के बाद एक दिन अपने बुद्धिमान मंत्री से कहा, आप मुझे कोई सीख दीजिए और मेरे दोष बताइए। मंत्री ने बतलाया, चुप रहने से सब काम बन जाते हैं, इसमें बड़ी भलाई है। ज्यादा बोलने वाला मारा जाता है, तकलीफ उठाता है, इसलिए मैं आपके अवगुण नहीं कहूंगा, कहने से मुझे ही नुकसान होगा। दूसरे, हित की सुनने और कहने वाले भी बहुत थोड़े होते हैं, क्योंकि हितकारी हो और मन को सुहाने वाली भी हो, दोनों बातों का मेल मुश्किल से मिलता है। मंत्री ने बड़ी अच्छी सीख दी, लेकिन राजकुमार को इससे संतोष न हुआ। मुमकिन है उसे इस बात की उम्मीद न हो कि मंत्री अवगुण न बताकर उसके गुण बतलाएगा। कहेगा, आप में और अवगुण, आप तो प्रत्यक्ष गुण निधि हैं। मंत्री बुद्धिमान था, खुशामदी नहीं। एक दिन राजकुमार मंत्री को साथ लेकर शिकार खेलने जंगल में गया। दिन भर दौड़ते भागते रहने पे भी कोई शिकार हाथ न लगा। सांझ होने पे लौटते समय झाड़ी में एक तीतर बोल उठा। राजकुमार ने आवाज का अनुमान लगाकर तीर छोड़ा। तीतर ढेर हो गया। मंत्री बोला, मूर्ख, न बोलता तो मारा न जाता। मतलब ये, हितकारी बातें मनोहारी नहीं होती। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, एक लकड़हारा अपने खच्चर पे जंगल से लकड़ी ले गया। लकड़ी इकट्ठा करते करते जंगल में ही उसे रात हो गई। बरसात के दिन थे। लौटते हुए रास्ते में एक बुढ़िया की झोपड़ी में ठहरा। खच्चर बाहर बांध दिया। उस लकड़हारे ने बुढ़िया से पूछा, क्यों बुढ़िया माई, रात को यहाँ किसी बाघ, शेरू, भालू का डर तो नहीं? बुढ़िया बोली, नहीं बेटा, बाघ का तो नहीं, पर मुझे टिप टिपवा का डर लगता है। झोपड़ी के पीछे एक शेर खड़ा ये सब सुन रहा था। सोचने लगा, मुझसे ताकतवर ये टिप टिपवा कौन जानवर है। रात को आंधी आई और उसके बाद जोर की बारिश। बुढ़िया ने लकड़हारे से कहा, लो आ गया टिप टिपवा। लकड़हारा अपने खच्चर को संभालने झोपड़ी से बाहर निकला। खच्चर खूंटे से किसी तरह खुलकर पास ही में घास चरने लगा था और वो शेर झोपड़ी के पीछे टिप टिपवा के डर से दुबक कर बैठा था। लकड़हारा खच्चर को खोजते हुए झोपड़ी के पीछे की ओर गया तो अंधेरे में उसने शेर को खच्चर समझकर उसका एक कान पकड़ा और लाकर झोपड़ी के सामने बांध दिया। शेर ने समझा कि यही टिप टिपवा है जिसके बारे में बुढ़िया बात करी थी। दुम दबाए शेर डर के मारे लकड़हारे के साथ चला आया। उसके बाद क्या होता है मैं बताऊंगा आपको। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, लकड़हारे ने अंधेरे में शेर को खच्चर समझकर उसका एक कान पकड़ा और लाकर झोपड़ी के सामने बांध दिया। शेर ने समझा कि यही टिप टिपवा है जिसके बारे में बुढ़िया बात करी थी। तुम दबाए शेर डर के मारे लकड़हारे के साथ चला आया। बुढ़िया ने तड़के जब झोपड़ी से बाहर निकलकर शेर को दरवाजे पे बंधा देखा तो जोर से चिल्ला उठी और लकड़हारा तो शेर को देखकर ही सूख गया। रात को मैंने खच्चर के धोखे में शेर को लाकर खूंटे से बांध दिया था। लकड़हारे ने यूं सोचकर सामने नजर उठाकर देखा तो थोड़ी दूरी पे उसका खच्चर घास चल रहा था। अंधेरा होते ही शेर भी गले का फंदा तोड़ाकर भाग गया।
बुढ़िया से लोगों ने इस घटना के बारे में पूछा। लकड़हारे ने कहा कि सब उसी टिप टिपवा के कारण हुआ है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला कि बुढ़िया का ये टिप टिपवा कौन जानवर है। पूछने पे बुढ़िया ने बताया, मैं तो बरसात की रात में सबसे ज्यादा अपने छप्पर के टपकने से डरती हूँ। छप्पर के टपकने में टिप टिप की आवाज को वो टिप टिपवा कहती थी। दोस्तों, कहते ना कि जो डर गया सो मर गया। डर समाने से शेर भी शेर नहीं रहता। जो डर गया सो मर गया। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, एक राजा शिकार के लिए वन में गया। तलवार की धार की जांच करते हुए उसके दाहिने हाथ की कानी उंगली कट गई। साथ में उसका मंत्री भी था। राजा दर्द से कराहने लगा तो मंत्री ने सांत्वना के स्वर में कहा, महाराज, भगवान जो करता है भले के लिए ही करता है। राजा को मंत्री पे बड़ा क्रोध आया कि मुझे तो इतनी पीड़ा हो रही है, मेरी एक उंगली ही गायब हो गई और ये कहता है कि भगवान ने ये सब भले के लिए ही किया है। राजा ने उसी समय उसे मंत्री पद से हटा दिया। इलाज के बाद राजा की उंगली का दर्द 1-2 दिन में जाता रहा। तीसरे दिन राजा शिकार के पीछे घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते जंगल में दूर निकल गया। वहां घने जंगल में डाकुओं का एक बड़ा गिरोह रहता था। उस गिरोह ने राजा को पकड़ लिया। डाका डालने से पहले देवी को एक मनुष्य की बलि देना उनका पुराना रिवाज था। ये एक कबीला था। आज उन्होंने राजा की बलि चढ़ाने की ठानी। राजा ने बहुत उनसे कहा, बहुत विनय की, अनुनय किया, लेकिन उस कबीले के सरदार ने, डाकू ने एक न सुनी। इसके बाद क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, राजा शिकार पे गया। वहां पे उसे एक गिरोह ने पकड़ लिया और अपने रिवाज के मुताबिक वो राजा को बलि चढ़ाने के लिए तैयार हुए। राजा ने बहुत विनय की, अनुनय किया, लेकिन कबीले के सरदार डाकू ने उनकी एक बात न सुनी। डाकुओं का सरदार राजा को देवी के सामने खड़ा करके सर धड़ से अलग करने को ही था कि उसकी नजर राजा के दाहिने हाथ की उंगली पे पड़ी। उसकी तलवार रुक गई। राजा बंधन मुक्त कर दिया गया। सरदार बोला, ये व्यक्ति बलिदान के योग्य नहीं है, इसके तो एक उंगली ही नहीं है, खंडित जीव है ये, इसे छोड़ दिया जाए। राजा के लिए तो जान बची और लाखों पाए। राजा वहां से बेतहाशा भागा। घोड़ा तो उसका डाकुओं ने पहले ही ले लिया था। कई दिन पैदल चलकर अपने राज्य में पहुंचा। पहुंचते ही सबसे पहले उस मंत्री की तलाश करवाई। सब घटना सुनकर उसे मंत्री पद से हटाए जाने पे राजा ने गहरा दुख प्रकट किया। मंत्री ने कहा, महाराज, मेरे लिए भी भगवान ने भलाई किया था। मुझे आप निकाल न देते तो मैं आपके साथ शिकार पे जरूर जाता और तब मेरा तो बलिदान हो गया होता, क्योंकि मैं तो कहीं से खंडित नहीं था। दोस्तों, जो होता है अच्छा होता है। Whatever happens, happens for the best. हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने एक बहुत बड़ा आयोजन देखा। बहुत भीड़ इकट्ठी हुई थी। उन्होंने पूछा, क्या हो रहा है? और उन्होंने बुद्ध से कहा कि एक आदमी आराधना कर रहा था और उसकी कामना पूरी हो गई। अब वो सांड की बलि दे रहा है। वो सांड को मार रहा था। ये धार्मिक आयोजन था। गौतम बुद्ध ने कहा, लेकिन सांड का इससे क्या लेना देना है? यदि उस व्यक्ति को लगता है कि परमात्मा ने उसे कुछ दिया है, उसके लिए लाभदायक रहे हैं, उसे स्वयं की बलि देनी चाहिए। बुद्ध ने भीड़ में प्रवेश किया और उस आदमी से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? तुम इस बेचारे सांड के प्रति हिंसक क्यों हो रहे हो? उसने कुछ नहीं किया है। वो आदमी ब्राह्मण था, पंडित, शास्त्रों का ज्ञाता। उसने शास्त्र का संदर्भ देते हुए कहा, मैं सांड के ऊपर हिंसक नहीं हो रहा हूं। आप नहीं जानते, वेद कहते हैं कि यदि धार्मिक अनुष्ठान में जानवर की
बलि दी जाती है, मारा जाता है, हत्या की जाती है, काटा जाता है, जानवर की आत्मा सीधी स्वर्ग चली जाती है। मैं उसके प्रति हिंसक नहीं हो रहा हूं, वो स्वर्ग जाएगा। गौतम बुद्ध बोले, क्यों नहीं तुम अपने पिता या अपनी माता या स्वयं को मारते? क्यों तुम स्वर्ग जाने के अवसर से चूक रहे हो सकता है कि ये सांड स्वर्ग नहीं जाना चाहता हो। यदि यही कसौटी है तो अपने पिता को मारो, अपनी माता को मारो या स्वयं को मारो। श्रेष्ठ तो यही होगा कि स्वयं को मारो। ब्राह्मण ने गौतम बुद्ध को सुना। उनकी उपस्थिति ने उसे पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया। उसने उसी समय हथियार डाल दिया। उसने उस धार्मिक अनुष्ठान का त्याग कर दिया और उसने बुद्ध से पूछा, अब आप बताएं कि धार्मिक कैसे हुआ जाए, क्योंकि ये सारी चीजें मैं जीवन भर करता रहा हूं। आपने मुझे झकझोर दिया है, लेकिन आपने मेरी चेतना को भी जगा दिया है। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने उस ब्राह्मण की चेतना को जगा दिया। तभी तो कहता हूं, हमेशा अपने दिल की बात सुनो, क्योंकि दिल आखिर दिल है, दिल आपका आईना है। अपने दोस्त, अपने अजीज सुशील गजवानी को इजाजत दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।